तमाम देखने सुनने वालों को मुमताज भट्टी का सलाम। आप हमें यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे देख रहे हैं। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के शहादत की तस्दीक कर दी है। ये हमला जिसमें वो शहीद हुए वो कितने बजे हुआ, किसकी इमाम पर हुआ, किसने इंफॉर्मेशन लीक की और हमले का डिज़ाइन क्या था और किस किस ने इसमें शिरकत की, ये आपको बताएंगे। और 40 से ज़्यादा जो फौजी कमांडर हैं वो भी शहीद हो गए हैं। साबिक सदर भी शहीद हो गए। ईरान के मौजूदा सदर जो है वो जख्मी है, शदीद जख्मी है। इस सारी सूरत पे बात करेंगे। इसके बाद ईरान ने बदतरीन इंतकाम लेने का ऐलान किया है और आज इसराइल पर बड़ी हिट्स मारी हैं। इसके साथ साथ इब्राहिम लिंकन जो बैरी बेड़ा है अमेरिका का, उसको भी निशाना बनाया गया है। आज की सूरत क्या रही इस जंग के हवाले से, अब आगे इस जंग में क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत पे बात करेंगे। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ एक मामला यह है कि पाकिस्तान में आज पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े मुख्तलिफ शहरों के अंदर। अमरीकी कौंसलेट पर कराची में हमला हुआ, इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मुजाहिरीन घुस गए और सबसे ज्यादा जो नुकसानात हुए हैं वो जीबी में हुए हैं, जहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। मजमूई तौर पे अब तक पाकिस्तान में जो इन मुजाहरों के अंदर जाँ बाकू हैं उनकी तादाद 16 हो गई है और 30 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं। इस सारी सूरत का भी आपको ब्रीफ देंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी राय से जरूर नवाजते रहें। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी कि आज सुबह तस्दीक कर दी गई ईरानी मीडिया की तरफ से सरकारी सतह पर के आयतुल्लाह खामनाई इसराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो गए हैं। उनकी फैमिली के दीगर अफराद भी इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें उनकी नवासी बेटी और उनका जो 4 से 5 करीबी अजीज थे जो इसमें शहीद हो गए इस हमले में। और इसके साथ साथ कुछ ईरानी फौज के जो कमांडर्स हैं 40 के करीब, वो भी शहीद हुए। ये हमला कैसे हुआ, इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई, ये सबसे बड़ा मुहिम और सवाल है। मगर ये बात कंफर्म है कि वो अपनी रहायशगाह पर थे। रहायशगाह की बेसमेंट में जो उनका सेफ हाउस था वहां पे उन्होंने मीटिंग बुला रखी थी और जो अफवाहें पहले गर्दिश कर रही थी कि वो मुल्क छोड़ गए हैं, कहीं छुप गए हैं, वो बिल्कुल गलत थी। जो आयतुल्लाह खामनाई हैं वो अपनी रहायशगाह पर मौजूद थे तेहरान में और उन्होंने एक इजलास बुला रखा था। 9 बज के कुछ मिनट पर हमला हुआ। 8:30 बजे के करीब इस इजलास का टाइम रखा गया था सुबह सवेरे। और इस हमले में इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर यह हमला किया। ये बेसिकली टिप जो है ये सीआईए की थी। इंफॉर्मेशन जो है ये अब क्लियर हो गया है कि सीआईए ने इंफॉर्मेशन हासिल की थी और उनका जो इन्फॉर्मर है वो ऑन ग्राउंड मौजूद था। उस इन्फॉर्मर ने उनको इतला दी पहले से कि मीटिंग होने जा रही है जिसको चेयर करेंगे आयतुल्लाह खामनाई। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका मुज़ाकरात भी कर रहा था और मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी हो चुकी थी, अमेरिका ने सेकंड प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया, प्लान बी, और उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि वो एलिमिनेट करेंगे। उन्होंने सीआईए ने इसराइल को ये टिप दी और मुश्तरका तौर पे उन्होंने हमला करके, ये बहुत बड़ा हमला था। कल भी मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री माइट शायद ही कभी दुनिया में किसी मुल्क के खिलाफ इतनी एक वक्त में इस्तेमाल हुई हो जो कल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। इसमें 40 के करीब बम जो है वो सिर्फ 2 फेज लगाए गए इस रिहायशगाह के ऊपर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की थी। और इसमें दोनों में जो पहला हमला था उसमें 40 बम जो है वो गिराए गए। इसमें B-52 जो बॉम्बर हैं अमेरिका के, जो कि बंकर बस्टर जो बॉम्ब हैं वो गिराते हैं, वो भी इस्तेमाल हुए। इसराइल के पास भी बंकर बस्टर हैं, वो उन्होंने मारे। यहाँ पे जितने लोग थे वो सारे के सारे शहीद हो गए इस रिहायशगाह के अंदर जो उनका सरकारी रिहायशगाह थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सीआईए को किसने टिप किया। मीटिंग का उन्हीं लोगों को मालूम था जिन्होंने उसमें शिरकत करनी थी। और जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक अल-कुद्स ब्रिगेड के एक अफसर हैं जो उस मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने बताया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत नहीं की और शिरकत करने वाले सारे जो है वो शहीद कर दिए गए। अब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मीटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने दी या कोई इन्फॉर्मर था। बरकैफ जो भी ये कोई था वो उनके इंतहाई जो क्लोज गार्डन है सिक्योरिटी का उसके अंदर था। ये एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत बड़ा ईरान का। और इससे पहले भी जब अटैक हुआ था तो जो आर्मी चीफ समेत उनके सबसे अहम कमांडर्स मारे गए थे
اس میں بھی انٹیلیجنس بریچ اور سیکورٹی بریچ جو ہے وہ ہوا تھا. اس میں بہت سارے لوگوں کو ایران نے سزائیں بھی دی تھیں. سو یہ جو سیکورٹی بریچ یا انٹل بریچ ہوا ہے یہ بھی ان کی اپنی ہی کلوز گارڈن سے ہوا ہے. آلموسٹ کوئی 100 کے قریب سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ اویلیبل رہتے تھے اور ملٹری سیکٹری اور جو ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے وہ اس کو ہینڈل کرتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور وہ ان کے قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے. پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق تھا. تو یہ سارے کے سارے کمانڈرز جو ان کے ساتھ سٹاف میں بھی شامل تھے وہ بھی شہید ہو گئے جو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک بندہ جو القدس کا میں نے افسر آپ کو بتایا ہے جو خرابی طبیعت کی وجہ سے وہاں پہ نہیں گیا وہ بچا ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو حملے کی صورتحال تھی. اب پہلا فیز جب لگایا گیا آلموسٹ ایران کو تو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ ان کے کون کون لوگ موجود ہیں اور کس لیول کی تباہی ہو گئی ہے، مگر انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا، ڈیتھ کو کنفرم نہیں کیا. ڈیڈ باڈیز نکالی گئی اور پھر اس کے بعد جب ان کی نواسی اور بیٹے کی نکلی ڈیڈ باڈی ان کی بیٹی کی تو اس کو کنفرم کر دیا گیا میڈیا پہ، لیکن آیت اللہ جو خامنائی ہیں ان کی شہادت کو کنفرم ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ ڈینائل کیا گیا. تا وقت کہ نتن یاہو نے اناؤنسمنٹ کر دی اور بتایا یہ جاتا ہے، امریکی میڈیا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ نتن یاہو کے بعد جب ٹرمپ نے آفیشیل سٹیٹمنٹ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تصدیق کی ہے تو انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی کی جو پکچر ہے وہ دیکھ کر تصدیق کی ہے اور پورا اس کا انالیسز کیا گیا. ایک میٹنگ میں سیکورٹی حکام نے ان کو بریف کیا جس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا. سو جو وہاں پہ ان کا انفارمر تھا اس نے جو ڈیڈ باڈی کی پکچر ہے وہ بھی بھجوائی امریکیوں کو. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ بند تھا اور انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا، ٹیلی فونز بھی حتیٰ کہ بند ہو چکے ہوئے تھے، کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں تھی، تو پھر بھی یہ پکچر جو ہے وہاں پر پہنچی ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سی آئی اے اور موساد کی کتنی نیٹ ورکنگ ہے ایران کے اندر. پچھلے حملوں میں بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آئی تھی، اس دفعہ پھر آئی ہے. اب یہ شہادت جو ہے وہ کئی گھنٹے بعد نتن یاہو کے اعلان اور ٹرمپ کے اعلان کے کئی گھنٹے بعد جو ہے وہ ایران نے خود اس کی آفیشیل جو ٹی وی ہے اسے تصدیق کر دی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے جو آیت اللہ خامنائی ہیں. آلموسٹ 89 میں یہ برسر اقتدار آئے تھے اور سپریم لیڈر بنے تھے. اس کے بعد سے اب تک مسلسل 36 سال ان کے بنتے ہیں. یہ 36 سال بلا شک غیر جو ہے وہ اہم ترین فیصلے ایران کے لیتے آئے اور اس کے بعد ان کو امریکہ اور ایران نے مشترکہ حملے میں شہید کر دیا. ایران کے لیے، ایران کے رجیم کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر شدید غم و غصہ ایران کے اندر جو ہے وہ پھیلا اور ابھی تک یہی صورتحال ہے. ایران نے اس سارے کے جواب میں کل کچھ سینکڑوں میزائل مختلف جو امریکی اڈے ہیں اسلامی ممالک کے اندر اور اسرائیل کے اندر وہاں پر مارے. لیکن پھر جب یہ خبر کنفرم ہوئی تو اس کے بعد علی لاریجانی جو کہ نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہے ایران کے، انہوں نے کہا کہ جو اب ہم حملہ کریں گے اس کا تاریخ میں کسی نے اتنا خوفناک کریں گے کہ ایسا حملہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. سو اس کے بعد سے پھر اسرائیل میں جو ہے وہ حملے کیے گئے، یو اے میں حملے کیے گئے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکی جو بیری بیڑا ہے ابراہم لنکن اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. 4 میزائل مارے گئے ہیں اور 4 میں سے ایک امپیکٹ ہوا ہے. کتنا ہوا ہے اس کی ابھی اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہوئی مگر ایک امپیکٹ آیا ہے ابراہم لنکن کے اوپر. بیری بیڑے کو بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے. ابنائے ہرموز اس وقت بند ہے تیل کی، وہاں پہ بھی ٹینکر کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ایران کی طرف سے اور وہاں پہ کمپنیوں نے اب انکار کر دیا ہے، پرائیویٹ اور انشورنس کمپنیوں نے، کہ وہ وہاں پہ اپنے آئل ٹینکر نہیں بھجوائیں گی. سو ابنائے ہرموز جو ہے وہ بند پڑا ہے. یو ای نے ڈیٹیل جاری کی ہے وزارت دفاع نے، ان کے مطابق جو اب تک کے میزائل اور ڈرونز داغے گئے ہیں وہ کل ملا کے کوئی 700 کے قریب بنتے ہیں اور 700 میں سے کوئی 31 کے قریب ڈرون جو ہیں وہ لگے ہیں، باقی نکارہ بنا دیے گئے ہیں. اسی طرح میزائل جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سارے کے سارے نکارہ بنا دیے اور 10 میزائل جو ہے وہ جا کے 162 نکارہ بنا دیے گئے ہیں اور 10 جو ہے وہ سمندر میں وہ کہتے ہیں جا کے گرے ہیں. 58 لوگ زخمی ہوئے ہیں. 3 باشندے جو ہے یہ ایشیا کے تھے، ایک پاکستانی تھا جو شہید ہو گئے ہیں. ایک پاکستانی سمیت 3 جو غیر ملکی شہری ہیں، ایشیائی ہے یہ سارے کے سارے باشندے جو امارات میں جاں باک ہوئے ہیں، جبکہ 58 لوگ جن میں اماراتی بھی شامل ہیں، غیر ملکی بھی شامل ہیں، یہ ایرانی حملوں میں زخمی ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو اٹیکس آئے ہیں وہ یو ای پر آئے ہیں اس جنگ کے دوران اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ بحرین ہے اور اسرائیل ہے.
तीसरे नंबर पे, इसराइल दूसरे नंबर पे है वैसे, बहरीन तीसरे नंबर पे है। मगर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट बहरीन में आया है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जो अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहें हैं उन पर आया है। फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कतर में आया है। आज मस्कत में भी हमले किए गए हैं, उर्दन में भी हमले किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हमले किए गए थे। सो ओवरऑल ये एक डेवलपिंग स्नैरियो है। ईरान ने जब ये कहा कि खौफनाक हमले किए जाएंगे, तो आज इसराइल पर जो दो इम्पैक्ट बड़े आए हैं मिसाइलों के, जो कि उनके दिफाई निज़ाम को चीरते हुए लगे हैं। एक तल अवीव के अंदर एक इमारत तबाह हुई है और 8 घर जो है वो तबाह हो गए हैं एक बैत शीश के अंदर, और वहां पर जो मरने वालों की तादाद, हलाक होने वालों की तादाद है वो 12 बताई जाती है और 20 से ज्यादा जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था आज के दिन में जो इसराइल पर मिसाइल मारे गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इब्राहिम लंकन पे जो 4 मिसाइल फायर किए गए उनमें से एक इम्पैक्ट आया है, जो कि बताया जाता है कि मामूली इम्पैक्ट है, मगर बाकी जो है वो नकारा बना दिए गए। अमेरिका ने भी ऐलान किया है, इसराइल ने भी अनाउंसमेंट की है। इसराइल ने कहा है कि हम हमले जारी रखेंगे, रिजीम चेंज होने तक हमले जारी रखे जाएंगे। और अमेरिका ने भी मजीद हमलों के ऐलान भी किया और आज किए भी हैं। ये ओवरऑल एक मशरक़ यहाँ पे ईरान की और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है। मगर इसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दुनिया में मुजाहरे फूटे, इंडिया में भी फूटे, मगर पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हो गए। सबसे पहला वायलेंस जो है वो कराची में हुआ, जब अमरीकी सफारतखाने में घुस गए मुजाहिरीन और वहां पर जो फायरिंग जवाबी की गई उसमें बताया जाता है कि 9 शहरी जो है वो जांबाक हो गए और 20 के करीब जो है वो, बल्कि 36 के करीब जो है वो जख्मी हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं। उनमें भी कुछ क्रिटिकल बताए जाते हैं। स्ट्रेट फायर किया गया अमरीकी सफारतखाने की सिक्योरिटी की तरफ से, और ये दोनों जो लेयर्स थी उनको क्रॉस करते हुए अंदर सफारत खाने में पहुंच गए थे। पहली लेयर जो है पुलिस की थी। पुलिस जाहिर बात है संडे था और वो तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि इस लेवल का कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, और रेंजर्स इन सबको क्रॉस करते हुए ये अंदर गए हैं और वहां पे तसादम हुआ है, अंदर तोड़फोड़ भी हुई है। इस्लामाबाद के अंदर दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रेड जोन के अंदर घुस गए। वहां पर भी शेलिंग और ताकत का इस्तेमाल किया गया, गोली चली है, जिसमें बताया जाता है कि 7 से 8 लोग जख्मी हैं, जिसमें 2 रेंजर एहलकार भी शामिल हैं। और जांबाक होने की कंफर्मेशन नहीं है, मगर बताया जाता है कि कोई 2 लोग हैं जो अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं। लेकिन गिलगित के अंदर जो कुछ हुआ है, जीपी में जो कुछ हुआ है, वो सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट वहां पे आया है। जीपी के अंदर मुख्तलिफ सरकारी इमलाक जो है उनको निशाना बनाया गया और प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चली। वहां पर 8 लोग जांबाक हुए हैं और 56 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से कुछ शदीद जख्मी भी शामिल हैं, स्ट्रेट गोली का निशाना बने हैं। ये सबसे ज्यादा स्कर्दू और गिलगित, और यूएन के दफातर जो है वो जलाए गए। स्कर्दू भी और गिलगित दोनों जगहों पे जला दिए गए, नजर आतश कर दिए गए, सिक्योरिटी के कार्डन जो है वो गिरा दिए गए और हजारों की तादाद में ये प्रोटेस्टर्स से सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो है वो स्कर्दू और गिलगित में थे। फिर लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुआ। अमरीकी जो कॉन्सुलेट है वहां तक पहुंचने की कोशिश की गई, मगर फैसलाबाद, गुजरात और कई शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर कोई बड़ा वायलेंस या आप कह लें कि मारामारी या जांबाक होने की इतलात नहीं है। कराची, वफाक और ज्यादा नुकसानात जीबी और स्कर्दू में हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है एहतिजाज का। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की है उलमा इकराम से और उनसे अपील की है कि वो लोगों को पुरअमन रहने के लिए जो है वो कन्विंस करें। इसके साथ साथ एक अहम इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना दौरा मास्को मुलतवी कर दिया और ये मास्को को बता दिया गया कि वज़ीर आज़म मौजूदा हालात के पेश नज़र नहीं आ सकेंगे, और एक हंगामी मीटिंग जो है वो बुलाई गई इस्लामाबाद में, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की, DGISI ने भी शिरकत की, और इसमें जो वफाकी वज़रा थे वो भी शरीक थे। प्राइम मिनिस्टर ने इस मीटिंग को चेयर किया, वज़ीर दाखिला भी इस मीटिंग में शरीक थे, और उसमें इन हालात का जायजा लिया गया है। खित्ते की जो सूरत पैदा हुई है उसका जायजा लिया गया। सरकारी एलामिया के मुताबिक जो पैदा होने वाले हालात हैं उनका बगौर जायजा लिया गया। फिर साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाई जारी है उसका भी जायजा लिया गया है। इसमें अहम फैसले किए गए। कल कैबिनेट का हंगामी इजलास बुलाया गया है। जो मुश्तरका इजलास होना था पार्लियामेंट का उसको डिले कर दिया गया। सुबह 10 बजे शुरू होना था, मगर उसको 3 बजे कर दिया गया है।
تو یہ اوورال ایک ایمرجنگ صورتحال ہے سیکورٹی کی پاکستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر کارروائی جاری ہے اس میں آج پھر رات کو اور آج تیزی دیکھنے میں آئی جب بگرام ایس بیس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے اس اکوپمنٹ کو، جس میں انڈین اکوپمنٹ بھی شامل تھا، اور وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ڈرونز کی تھی وہ بگرام ایئر بیس سے کی جا رہی تھی، جس پر اطلاعات ملنے پر پاکستان نے وہاں پر نشانہ لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کابل کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ننگرہار میں بھی کافی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ پاکستان اب جو فوجی تنصیبات ہیں ان کی اور اسلحے کے ڈپو ہیں اور جہاں جہاں انسٹالیشنز ہیں کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستان نے افغان طالبان کی، تاکہ یہ کسی قسم کے مہم جوئی کرنے کی پوزیشن میں نہ رہ جائیں۔ اس لیول کی کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور انٹرنل سیکورٹی کے اوپر کل کابینہ کے اجلاس کے بعد پاکستان نے آج مذمت کی ہے، پرائم منسٹر نے مذمت کی ہے، صدر نے مذمت کی ہے جو ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت ہے اس کی، لیکن واضح الفاظ میں امریکہ یا اسرائیل کی مذمت نہیں کی گئی ہے، جس کے اوپر لوگوں میں تھوڑا بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تاہم یہی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں وہ پرامن ہوں گے، وائلنس نہیں آئے گا، اور ظاہری بات ہے وائلنس جو ہے وہ کسی بھی طرح ٹولریٹ نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص جب آپ امبیسیز کو نشانہ بناتے ہیں اور اس میں اپنے لوگوں کی بھی قیمتی جانیں جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نئے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔